हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे उद्देशिका में प्रयुक्त उपयोग किए गए शब्दों का मंतव्य अर्थ। आखिर उनका अर्थ क्या है, उनका क्यों प्रयोग किया गया, ऐसे शब्दों को चुन करके क्यों लाया गया, क्योंकि संविधान बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, सबको पता है। तो जिन शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया, उन शब्दों का आशय क्या था, उसी के क्रमबद्ध में आगे बढ़ते हैं क्रमशः। हम पढ़ रहे हैं अभी राज्य व्यवस्था, संविधान एवं शासन। इसके अंतर्गत हमने काफी शब्द पहले पढ़ चुके हैं। हम अब पढ़ेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं, क्या होता है? लोकतंत्र आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, खासतौर पर जब संवैधानिक कानून की बात होती है तो वहां पर लोकतंत्रात्मक प्रणाली का अवश्य प्रयोग किया जाता है। ये देखिए होता क्या है, लोकतंत्र कहते किसे हैं, इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। लोक मतलब होता है, देखिए इसमें स्पष्ट है, शब्द सा हम देखेंगे इसमें स्पष्ट हो जाएगा, कुछ भी हम अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे। जैसे लिखा है लोकतंत्र शब्द इस बात का परिचायक है, परिचायक मतलब परिचय कराता है, जानकारी देता है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। ये आ गया, भारत की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लोकतंत्रात्मक सरकार ये क्या होती है, ये बहुत ही मुख्य बिंदु है जितने भी अब देखिए आगे के। जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित की गई सरकार जो होती है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। ध्यान से सुनिए, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा बनाई गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश के शासन को चलाते हैं। ये जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सबको पता है, ये विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ तक कि हमारी आम पंचायतों में भी जो प्रधान होते हैं वो भी जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन आगे देखते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, प्रधानमंत्री और प्रधान में अंतर होता है। जनता के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं। कौन? जो चुन करके प्रतिनिधि जनता के द्वारा सरकार चलाते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। सामान्यतः बोले तो देखिए 5 वर्ष बाद जनता को अपने प्रतिनिधियों के चुनने का अवसर मिलता है। मतलब क्लियर हो गया कि जो भी जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जाएगा मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में, भी हम आगे पढ़ते हैं तो वो 5 वर्ष के लिए सामान्यतः जाते हैं। बाकी और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम जानते रहेंगे, अभी यहाँ जानते हैं। ये 5 वर्ष के बाद फिर से जनता को नया प्रतिनिधि चुनने का या वही प्रतिनिधि चुनने का, जैसा कार्यकाल होगा, जैसा कार्य किया गया होगा उस मंत्री या फिर उस मंत्रिमंडल के द्वारा, सदस्यों द्वारा, जो भी विधायक होगा, सांसद होगा, राज्यसभा लोकसभा, ये तो बाद में आगे देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर से 5 साल बाद पुनः उनको चुनने का मौका मिलता है। विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार के, ध्यान से देखिएगा, विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार के लोकतांत्रिक शासन हैं। लोकतांत्रिक शासन की 2 प्रणालियां हैं, 2 प्रणालियां प्रचलित हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रणाली और एक है अप्रत्यक्ष प्रणाली। प्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली में विधिक राजनीतिक संप्रभुता का, ध्यान से देखिए, ये प्रत्यक्ष की बात हो रही है, विधिक राजनीतिक संप्रभुता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। इसमें प्रत्यक्ष लोकतांत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आशय रिकॉल सिस्टम से है, जो कि भारत देश में नहीं है, जिसमें निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भी जनता द्वारा अपने चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यह सिस्टम स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है सिस्टम? स्विट्जरलैंड में। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 तरह के लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं पूरे विश्व में, एक है प्रत्यक्ष, एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से तात्पर्य हुआ कि जनता डायरेक्टली चुन के उनको अपने मंत्रिपरिषद में भेजती है, जहां पर वो शासन चलाते हैं। अब किसी भी देश
जैसे कि स्विट्जरलैंड है, उस देश के बारे में अच्छे काम करते हैं, अच्छी प्रणाली बनाते हैं, अच्छे गजेट्स बनाते हैं, अच्छे नियम बनाते हैं, विधि विधान, ताकि वहां की जनता सुकून से रह सके और जनता के पक्ष में हो सारे जितने भी बिल्स पास हों। अगर वो ऐसा नहीं करती है, जो भी मंत्रिमंडल के उनके सदस्य होंगे, तो वहां की जनता उनके लिए रिकॉल सिस्टम रखती है। रिकॉल प्रणाली है ये, कहां पर? स्विट्जरलैंड के अंदर में। इसे प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली कहा जाता है, जहां पर जनता डायरेक्ट नहीं चुन करके अपने प्रतिनिधि को भेज देगी। लेकिन आगे देखते हैं, आगे देखिए, भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली है, इसको भारत ने अपनाया है। देखिए इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलती है। अब यहां से जो भी जनता चुन के भेजेगी, पहले वो जाएंगे, कैबिनेट बनाएंगे, मंत्री परिषद बनेगी उनकी, ठीक है, फिर वो बैठ करके वहां अपनी सरकार का गठन करेंगे। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो, किसी के पास कम प्रतिनिधि होते हैं, किसी के पास ज्यादा होते हैं, तो सामंजस्य करके भी सरकार बनाई जाती है। भारत देश की बात हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही गहरी चीज है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों का अंतर पता चल गया होगा। जिस देश की जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों को चुन करके सीधा भेज देती है सरकार चलाने के लिए, वहां पर प्रत्यक्ष प्रणाली बोलते हैं, उसे रिकॉल सिस्टम भी बोलते हैं। रिकॉल सिस्टम से मतलब वहां का एक नियम होता है कि अगर हमारे भेजे गए जो भी प्रतिनिधि हैं, अगर वो सही से काम नहीं करते हैं, हमारे से मतलब है जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि, अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो उनको रिकॉल किया जा सकता है। ये स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रणाली है, वहां पर नियम है। लेकिन भारत में ऐसी प्रणाली नहीं है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रणाली है। यहाँ पर जो जनता प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, पहले वो कैबिनेट में जाती है, कैबिनेट में वो जाकर के अपने हिसाब से देखते हैं कि हमारे प्रतिनिधि सरकार बनाने के हिसाब में हैं या नहीं है। अगर है तो वो भेजे गए जो प्रतिनिधि होंगे उनकी संख्या पर्याप्त होती है तो वो एक ही पार्टी की सरकार बन जाती है, अन्यथा वो दूसरी पार्टी से भी कुछ सहायता लेकर के कुछ प्रतिनिधियों को, सांसद या विधायक को मिला करके सरकार बना लेते हैं। शासन प्रणाली और सरकार बाद में देखा जाएगा। अभी हम शब्दों का ऑपरेशन कर रहे हैं, शब्द ये डाले क्यों गए थे शब्द। आगे देखते हैं, लोकतंत्र क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है, दो चीजें याद रखिए बस। ये परिचायक जो बताया भारत की सरकार शक्ति, ये क्या है, जनता में निहित होती है। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा बनाया गया नियम, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। पहले था राजतंत्र। राजतंत्र अभी हाल ही में नेपाल से हटा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजतंत्र के अंदर में राजा का बेटा ही राजा होता है और राजा का एक पुश्तैनी सिस्टम चलता है कि अगर वो कोई राजा हो गया तो वहां पर राजा का बेटा ही राजा होगा। अगर राजा का बेटा नहीं होता था तो वो किसी को दत्तक पुत्र ले लेते थे, गोद लिया गया बेटा कहते थे, उसे राजा बना देते थे। लेकिन जब से लोकतंत्र लागू हुआ, वहां भी नेपाल के अंदर भी लोकतंत्र लागू हो गया है, अभी हाल ही की घटना है इसलिए बताया जा रही है। भारत देश में तो लोकतंत्र जब से लागू हुआ तब से तो क्लियर हो गया कि राजा का बेटा राजा होगा ही नहीं, रजवाड़े खत्म हो गए सारे। अभी बहुत सारे रजवाड़ों के जो अवशेष मिलते हैं, उनके किलों के अवशेष, वहां बहुत सारे राजाओं के नाम लिखे पड़े हैं। इस सिस्टम में आएंगे तो देखेंगे। आगे हम शब्दों का मर्म जानते हैं क्या है। गणतंत्र, गणतंत्र से मतलब भी होता है लोगों का, गण मतलब लोग ही होता है। यहाँ पे देखिए शाब्दिक अर्थ क्या लिखा है, संवैधानिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक शब्दों में देखिए, गणतंत्र शब्द से स्पष्ट है कि भारत में वंशानुगत राज की परंपरा का अंत हो गया। वंशानुगत राज से तात्पर्य है राजा, राज सीट ठाट बाट का अंत हो गया। गणतंत्र शब्द से ही स्पष्ट हो गया कि अब ये लोगों का तंत्र होगा, लोगों के द्वारा बनाए गए नियम होंगे, लोगों के द्वारा होंगे, लोगों के लिए होंगे, ठीक है, और लोग खुद ही चुन के जाएंगे। यहाँ पर था ना, जैसे कि प्रयोग जनता के, अपने में बता दे रहा हूं आपको, एक लाइन आई थी जनता के द्वारा, ये रहा, जनता की होगी, जनता के लिए होगी तथा जनता के द्वारा होगी। यहां से देख लीजिए, एक ये रहा, एक और दो और ये तीन हो गई। मुख्य इसके बिंदु है जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा।
गणतंत्र और लोकतंत्र ये दोनों एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करते हैं, क्योंकि काफी हद तक जब गणतंत्र होगा ही तो लोकतंत्र कहां से बनेगा? जब गणतंत्र होगा तभी तो लोकतंत्र बनेगा। अब देखिए, यह परंपरा का अंत हो गया। भारत का राज्याध्यक्ष जो भी होगा जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, अब जो होता है, ठीक है। पहले क्या था, राजा होगा तो राजा ही होता था, चाहे कोई उसे कितना भी कुछ कर ले, वो चुनाव वगैरह तो होते नहीं थे। अपने सिस्टम से जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत इकट्ठा करके बहुत सारे लोगों की फौज बना के खड़ी कर देते थे, जिसको वो लोग सेना का नाम दे देते। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति, सबसे प्रथम जो नागरिक होता है भारत देश का, वह राष्ट्रपति ही होता है। इसलिए कोई भी बातें शुरू होती हैं, खास करके संविधान या शासन या फिर व्यवस्था से संबंधित, तो सर्वप्रथम कोट किया जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को कोट किया क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो प्रथम भारत देश का प्रथम नागरिक नहीं होता है, वो मंत्रिमंडल या कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। अब देखते हैं आगे, भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ध्यान दीजिए, समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति के अंदर। और कार्यपालिका के अंदर ही मंत्रिपरिषद भी आती है, हमारी मंत्रिमंडल भी आते हैं, सारे इसमें आते हैं। किंतु वह उसका प्रयोग, ये देखिए, किसकी सहायता से करता है? मंत्रिमंडल की सहायता से या परामर्श से करेगा। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा, अपनी शक्तियों का जो भी उपयोग करेगा वो, ठीक है। ये बात नोट रखना। भारत देश में सर्वकारणीय जो शक्तिशाली कार्य के मामले में वो प्रधानमंत्री है, और हमारा राष्ट्रपति सभी शक्तियां इसके अंदर निहित है। लेकिन ये प्रयोग करेगा तो किसकी सहायता से, किसकी परामर्श से? मंत्रिमंडल की। ठीक है दोस्तों, ये हमने लोकतंत्र पढ़ा और गणतंत्र पढ़ा। लोकतंत्र क्या है? जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ठीक है, सीधी सी बात है। बनाई गई जो सरकार होती है वो लोकतंत्र होती है। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र सबसे स्पष्ट होगा कि राजा का राज्य खत्म, राजा खत्म हो गया, अब जहां पर गणतंत्र आ गया। अब यहाँ पर क्या है, भारत का जो भी राज्याध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया वो प्रतिनिधि होगा, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। ये दोनों में ही अंतर है। गणतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो गणतंत्र शब्द का स्पष्ट आशय यह है कि यहाँ पर सबसे पहले राजसी ठाट बाट खत्म, ठीक है, ये जो वंशानुगत राज था ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होंगे वो हमारे लिए शासन बनाएंगे और गणतंत्र की स्थापना होगी। इसे रिपब्लिक कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अखंडता क्या होती है? इंटीग्रिटी। अखंडता का मतलब जो टूटे नहीं। एक तो होता है खंड, अलग या विपरीत हो गया उसका विलोम शब्द। अखंडता का मतलब किसी भी तरह से कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, कोई विद्रोह नहीं होना चाहिए। किसके विषय में? यहाँ पर देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। अखंडता शब्द, अखंडता शब्द में संविधान के ये भी जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन में भी समाविष्ट कर लिया गया था। इस शब्द का समावेश पृथकतावादी प्रवृत्तियों से मतलब अलगाववादी, जैसे आजकल चल रहा है किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें कहते हैं खालिस्तानी है ये बहुत सारे लोग, मतलब ये अलगाववादी है, ये देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं, अलग देश बनाना चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। भाई पढ़िए, आगे देखते हैं, बहुत मजा आएगा। अभी तो ये तो हम शब्दों का ऑपरेशन कर रहे हैं, आगे चल के देखते हैं, जब पूरे के पूरे चैप्टर में जुटेंगे तब मजा आएगा। अभी हम शुरुआत में हैं, लेकिन अभी से जो सीख लेगा ध्यान देके वो आगे बहुत आसान होगा। आगे हम देखेंगे, सीखेंगे, मजा लेंगे और मस्ती करेंगे और लभासना का यही से मजा लेंगे, दिखाएंगे सब कुछ कैसे कैसे क्या होता है। आगे देखते हैं किस बारे में, अखंडता के बारे में। अखंडता क्या होती है? जो पृथकतावादी प्रवृत्तियां होती हैं उन्हें रोकने के लिए कोई नियम बनाए गए थे। पृथकतावादी प्रवृत्तियों से तात्पर्य है कि किसी भी तरह से वैचारिक रूप से आप या फिर आप शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से किसी तरह से भी आप एक्टिव हुए तो आपको काटेंगे, देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। अगर तुमने अखंडता पे, इंटीग्रिटी पे कहीं पे कोई भी अंकुश लगाने की कोशिश की, किसी भी तरह का, सरकार कोई भी हो इससे मतलब नहीं है, सरकार से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, संविधान की बात हो रही है। संवैधानिक रूप से अगर आपने देश की अखंडता के बारे में अपने मन में विचार भी लाया या अपनी ये कुप्रवृत्तियां कहीं भी अपनी थोपी है,
अपनी ये मानसिक कुंठा को आपने कहीं भी साकार रोक दिया कि हम इस अखंडता को ठेस पहुंचाएंगे, इंटीग्रिटी को तोड़ेंगे, तो आपको तोड़ दिया जाएगा। साफ तौर पे इसमें लिखा देखिए, पढ़ते हैं कैसे, चाहे वो संगठन के रूप में हो चाहे वो व्यक्तिगत हो। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, चाहे इस अखंडता को छेड़ने वाला कोई व्यक्ति विशेष होगा या कोई संगठन होगा या कोई दूसरा देश आकर के हमारे देश में ये चाहेगा कि हम इसे तोड़ें, तो उसको भी तोड़ दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तान आए दिन टूटता रहता है। आगे देखिए, यह प्रचित्तावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया था क्या चीज, अखंडता का समावेश 42वें संशोधन में किया गया था। संविधान संशोधन के अंदर में इसे समाविष्ट कर लिया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, पढ़ाया जा चुका है, वीडियो देख लेना, नहीं देखे तो 1976 के 1976 संविधान संशोधन 42वां किया गया था। उसमें ऐसे सारे 25 से 30 अनुच्छेद के बीच में अनुच्छेद सारे पढ़ाए जाएंगे। ये भी हम शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं, अखंडता, अखंडता जो न टूटे, जो तोड़ने की कोशिश की रहे उसे क्या किया जाए, ये उपधारणा संविधान की संघात्मक प्रवृत्ति में ही निहित है। संघात्मक मतलब होता है संघ, कई चीजें जोड़ करके बनाई गई हो। जो देखिए क्या क्या इसमें क्या देखा है इन्होंने, अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त भारत राज्यों का एक संघ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पदावली अनुच्छेद 1 में दी गई है। भारत के संविधान में पहला अनुच्छेद है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब संघ है तो भाई साहब संघ है तो संघ ही रहेगा ना, उसमें तो कई राज्य होंगे। अब तुम एक राज्य पकड़ करके बोलोगे कि हम चले जाएंगे, हम बांग्लादेश बंगाल लेकर के दूसरा देश बना देंगे, वहां पे पश्चिम बंगाल बना देंगे, तो फिर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि संविधान कह रहा है कूटो उसको पकड़ के। देखिए अभी काटेगा कैसे इसमें आएगा, अभी वो भी संशोधन किया गया कि अगर कोई समझाने से नहीं मार रहा तो काटो पकड़ के, साम दाम दल भेद सब लगा दो, उसे उड़ा दो, अगर फालतू चीजें करता है। देश के खिलाफ किसी भी तरह से अगर इंटीग्रिटी पे कोई भी आंच आती है तो उसे बिल्कुल नहीं बख्शना है। कैसे, जैसे भारत राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में पहले ही बताया जा चुका है। इस पदावली का प्रयोग संविधान के जनकों ने इसी उद्देश्य से किया था। किस उद्देश्य से, कि भारत के कोई टुकड़े नहीं करेगा और भारत के किसी भी राज्य को आप अलग करके कोई दूसरा राज्य नहीं बना सकते हैं। यहां तक कि आप विचार भी नहीं ला सकते। आप अगर विचार भी लाते हैं तो उसके लिए भी आप दंडित किए जाएंगे, 100% दंडित किए जाएंगे। अगर आपने किसी गलती से कोई संस्था बना लिया, संगठन बना लिया है कि आप इसके खिलाफ, इंटीग्रिटी के खिलाफ वहां पर षड्यंत्र रच रहे हैं, किसी भी तरह का हो, आपको नहीं बख्शा जाएगा। इसको रोक लगाने के लिए भी देखिए क्या हुआ, इसमें भी जो ऐसी हरकतों को करेगा, ऐसी इलीगल एक्टिविटी करेगा, तो उसके रोक लगाने के लिए भी संविधान में नियम बनाए गए हैं। सरकार कोई सी भी हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, सरकार से तात्पर्य नहीं है, यहां पर हम बात कर रहे हैं संविधान की। जब संविधान की बात होती है तो वहां पर अनुच्छेदों की बात होती है, ठीक है, वहां पर अध्यायों की बात होगी, वहां पर चैप्टर की बात होगी कि हमारा संविधान कहता क्या है, नियम क्या है, कैसे बनाया गया, कैसे देश को चलाना है। देखिए आगे क्या, इससे यह स्पष्ट है कि भारतीय संघ के किसी भी राज्य को, ध्यान से देखिए, अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, नोट कर लो। अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त पहले ही बता दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यह अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी भी राज्य को, भारत के जितने भी राज्य, अलग होने का अधिकार नहीं है साफ तौर पर। यही नहीं, संविधान किसी भी व्यक्ति की, देश की अखंडता के विरुद्ध कुछ भी कहने या ऐसा करने, ध्यान दो इस बात को, ये साफ साफ इंडिकेशन है, चेताया गया है कि अगर आपने किसी भी, कोई चाहे व्यक्ति होगा चाहे कोई देश होगा, अगर वो अखंडता के विरुद्ध कुछ भी कहने या ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करने, उत्प्रेरित मतलब उकसाना, किसी को उकसाओगे, करने से वर्जित करता है। अनुच्छेद 19 ध्यान से सुनिएगा, के अंतर्गत राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर देश की अखंडता के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 19 कहता है खदेड़ के मारेंगे, आजादी है आपको, स्वतंत्रता है आपको, लेकिन आपने इस अखंडता पे कहीं भी ठेस पहुंचाई तो इसके आधार पर तुम्हारे युक्त भी हमने बना रखा है तरीका भी। निर्बंधन, निर्बंधन का मतलब होता है बंधन होने, बंधन नहीं है फिर भी बंधन है। अगर आपने कुछ इलीगल एक्टिविटी की तो भूल जाएंगे कि हम देश के नागरिक हैं आप। ये कौन कहता है? संविधान का पालन करने वाले जो तत्कालीन सरकार होगी या संविधान की रक्षा करने वाले हमारे
हमारी न्यायपालिका होगी, ठीक है, वो तत्काल प्रभाव में आ जाएगी अगर ऐसी एक्टिविटी कहीं दिखती है। ये सारी एक्टिविटियां आपने पढ़ तो ली, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन में आए दिन घटती रहती हैं। आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कहते हैं कि ये षड्यंत्र रच रहा था, ये क्यों उसको पकड़ के बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इस अखंडता को के साथ में, इंटीग्रिटी के साथ में छेड़छाड़ करता है कुछ ना कुछ। और इसके अलावा हमारे देश में भी, किसी भी देश में हो, जो भी इलीगल एक्टिविटी करेगा, कोई सा भी हो, चाहे जो हो, व्यक्ति विशेष, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, अपने आप में लगाता हो बहुत धनवान हूं मैं, या गरीब हो, या फिर एकदम कहीं भी भिखारी टाइप का आदमी हो, अगर वो किसी ने भी इंटीग्रिटी के साथ, अखंडता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, यहाँ पे साफ लिखा गया है, अगर आपने किसी को उकसाया या स्वयं कुछ किया, या किसी देश ने हमारे देश की अखंडता को छूने की कोशिश की, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अनुच्छेद संविधान का 19 ये साफ साफ चेताता है कि अगर आपने अखंडता से छेड़छाड़ की तो ये युक्त है निर्बंधन करने, इसमें लगाया गया है वो निर्बंधन होते हुए भी, तुम आजाद होते हुए भी तुम्हें सारी चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो एक आतंकवादी के साथ में की जाती है, उनको कराया जाएगा ऐसा, ठीक है, या देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। इसलिए हमारे देश का जो संविधान है बहुत अच्छा है।